हेलो एंड हैप्पी न्यू ईयर गाइस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल इंडिया OFT में। उम्मीद है आपको कुछ ना कुछ आशा जरूर होगी इस नए साल से। आप कुछ ना कुछ पाना चाहते हैं, हो सकता है आप जॉब पाना चाहते हैं, हो सकता है आप अच्छे रिजल्ट पाना चाहते हैं। सबकी कुछ ना कुछ ख्वाहिश है। मैं भगवान से दुआ करता हूँ कि आपकी जो इच्छा है वो पूर्ण हो जाए। ठीक है। और आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज हम डिस्कस करेंगे, अगर आप 10वीं कक्षा में हैं, 12वीं कक्षा में हैं या कंपटीशन एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, अगर आप कॉलेज में हैं तो कैसे आप अपनी तैयारी अच्छे से कर सकते हैं। बोर्ड एग्जाम का टाइम टेबल आ चुका है। ऐसे में आप सबकी चिंताएं बढ़ चुकी होगी कि तैयारी कैसे करना है। कईयों का सिलेबस भी ख़त्म नहीं हुआ होगा और ऐसे में बहुत जल्द अब आपको तैयारी करना है तो प्रेशर काफ़ी बढ़ जाता है, माइंड पे लोड बढ़ जाता है। तो आपके माइंड पे लोड ना बढ़े, क्या ऐसा बता दिया जाए जिससे आप इतने ही कम समय में बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएँ और बहुत अच्छा आपका रिजल्ट आ जाए। ऐसा अगर चाहते हैं ना तो फिर आज का जो डिस्कशन है उसको बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। ये आप ही के लिए है जो बोर्ड एग्जाम का तैयारी करना चाहते हैं। तो सबसे पहले नव वर्ष की ढेरों शुभकामनाएं। आपका ये वर्ष मंगलमय हो, ऐसी हमारी मनोकामना है। ऐसा हम उम्मीद रखते हैं कि आप अपने लक्ष्य को पाने के लिए बहुत मेहनत करेंगे और इसे ज़रूर पाएंगे। तो जो बच्चे 10वीं और 12वीं में हैं इनके लिए प्रेशर काफ़ी बढ़ गया होगा क्योंकि इनका टाइम टेबल आ चुका है। 2-3 मार्च से आपका पेपर स्टार्ट है अब इसी वर्ष में। ठीक है। तो आज हम नए साल के दिन जिस टॉपिक पर डिस्कस कर रहे हैं, इस दिन को छोड़ने के बाद अब आपके पास सिर्फ 56 दिन से शायद, हाँ 56 दिन कुछ लगभग बचा है, या 60 दिन मान करके चलते हैं। इतने ही दिन बचे हैं या इससे भी कम दिन है और इतने ही कम दिनों में आपको तैयारी करना है। तो कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें? पढ़ने को तो बहुत सारा है, बहुत सारे हेडेक हैं आप सभी को कि कैसे पढ़ना है। तो मैं बारी बारी बताता हूँ कि 10वीं और 12वीं के छात्र कैसे तैयारी करेंगे, कॉलेज के छात्रों को कैसे करना है। तो बड़े ही पेशेंस के साथ बने रहिए और वीडियो को ध्यान से देखिए ताकि आप समझ पाएँ कि आपको तैयारी कैसे करना है, आपको रिजल्ट अच्छे कैसे लाना है। ठीक है। तो चलिए सबसे पहले ध्यान दीजिए, 10वीं और 12वीं में जो क्वेश्चन पेपर आता है वो एक सीमा में बंधे हुए हैं। जैसे अगर आप कंपटीशन एग्जाम का तैयारी करते हैं तो वहाँ पर आप कोई सीमा नहीं बता सकते। जीएस में एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा जा सकता है, कुछ भी, वहाँ कोई सीमा नहीं होती। परंतु 10वीं और 12वीं ये जो दो बोर्ड एग्ज़ाम, दो मतलब 10वीं और 12वीं में जो बोर्ड एग्ज़ाम होना है, ये दोनों ही एग्ज़ाम में ऐसे नियम बंधे हुए हैं। उस नियम को अगर आप जान जाएंगे और उसके हिसाब से तैयारी करेंगे तो डेफिनेटली आपका मेरिट में आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। आपके 90% आपके हाथ में है। अब वो नियम क्या है, वो सीमाएँ क्या हैं, तो समझिए। आपने एक वर्ड सुना होगा, ब्लू प्रिंट। क्या सुना होगा आपने? ब्लू प्रिंट, ये आपने सुना होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले हैं उसकी सीमा क्या है, उसकी रूपरेखा क्या है, किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे और वही एग्जाम में आएंगे, उसके अलावा अलग नहीं आ सकता। ये चीज़ों को बताता है ब्लू प्रिंट। जैसे अगर मैं कक्षा 10वीं की बात करूँ, ठीक है, क्लास 10th की, अभी हम 10th और 12th दोनों की बात करेंगे पर पहले कक्षा 10वीं का समझिए। कक्षा 10वीं में अगर मैं मैथमेटिक्स का बात करूँ, किसका? मैथमेटिक्स का, ठीक है, गणित का। तो आप ध्यान दीजिए, आपको 1 से लेकर के 16 चैप्टर पढ़ने हैं। कितने? 1 से लेकर के 16 चैप्टर। और आपने देखा होगा स्कूल खुला है तब से लेकर के अभी तक, हो सकता है किसी स्कूल में पूरा हो गया होगा या कुछ स्कूल में भी बचा होगा। मतलब जुलाई अगस्त से स्कूल खुलने के बाद पूरे दिसंबर तक में तो अभी तक आपका कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। अब ऐसे में आपके पास सिर्फ 2 महीने से कम का समय है। इतने में फिर आप 16 सब्जेक्ट पार्ट की तैयारी कैसे करेंगे? तो यही समस्याएं सबके लिए है, फिर वो चाहे हिंदी हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, है ना, समस्या सबके लिए बराबर है। तो देखिए इसका समाधान क्या है। ब्लूप्रिंट में आप देखेंगे जितने भी चैप्टर हैं उनका यूनिट बटा होता है। क्या बटा होता है? यूनिट। कि फर्स्ट यूनिट में कितने चैप्टर होंगे, सेकेंड यूनिट में कितने होंगे, थर्ड में कितने हैं, फोर्थ में कितने हैं, 5 में कितने हैं, ये यूनिट आपको देखना है। क्या देखना है? यूनिट। ठीक है। अब देखिए हर एग्जाम में 10वीं और 12वीं के में, पहले तो 10वीं और 12वीं दोनों में सिर्फ 6 नंबर के बड़े प्रश्न होते थे, पर 12वीं में अब 8 नंबर का बड़ा प्रश्न होता है, फिर 6 नंबर का। लेकिन अगर 10वीं की बात करूँ तो ध्यान दीजिए, आपके लिए सबसे बिग नंबर जो है वो 6 नंबर है। उसके बाद आपका 5, 4, 3, 2, 1 ये सीरीज चलता है। तो सबसे बड़ा नंबर क्या है? 6 नंबर का है। तो आपको सबसे पहले ये ध्यान देना चाहिए कि 6 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो कितने आते हैं। पहले तो पता चला कि सबसे बड़ा नंबर क्या है? आपका 6 नंबर है। आपके एग्जाम में 6 नंबर के प्रश्न आना है। तो 6 नंबर के कितने आना है? तो 6 नंबर के 2 आना है। इसका मतलब 12 नंबर आपको बोर्ड एग्जाम में पाना है तो 6 नंबर के 2 क्वेश्चन आपको बनाने पड़ेंगे तुरंत, तो आपको 12 नंबर मिलेगा। लेकिन अब ये जो 2 क्वेश्चन है 6 नंबर के, वो किस चैप्टर से आएगा? आपको ये पता होना चाहिए किस चैप्टर से आएगा। अगर आपको नहीं पता तो आप धड़ 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 पूरा क्वेश्चन बनाते रहेंगे जिसमें आपका समय निकल जाएगा और पूरे चैप्टर को भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा कैसे जाने
ऐसा क्या करें जिससे पता चल जाए कि किस चैप्टर से 6 नंबर के प्रश्न आने वाले हैं, ताकि उस चैप्टर के बड़े बड़े जितने भी प्रश्न आप तुरंत बना लें और आपका तैयारी अभी से हो जाए। ऐसा चाहते हैं ना, तो समझिए ब्लूप्रिंट को देखिए, इसमें लिखा होगा अंक दिया रहता है 1 नंबर 2 नंबर, ऊपर वाले सीरीज में 3 नंबर 4 नंबर करके सीरीज दिया रहता है। तो आपको देखना है जहां पर 6 नंबर लिखा है वहां नीचे में 1 लिखा होगा, और उसके सामने जाकर के देखिए सब्जेक्ट में कि किस चैप्टर का नाम लिखा है। तो आपको बताता हूं मैं, चैप्टर नंबर 9 जो कि है साइन थीटा कॉस थीटा त्रिकोणमिति ट्राइंगल, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अब ध्यान दीजिए, आपका 6 नंबर को जो 2 क्वेश्चन आना है, एक रहता है 9 चैप्टर से, ठीक है, एक रहता है 13 चैप्टर से, ठीक है, 13 चैप्टर से। तो ये 2 चैप्टर मैंने आपको बता दिया जो आपको ब्लूप्रिंट में आराम से दिख जाएगा। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर यूनिट, जिस यूनिट में ये दिया हुआ है उसमें 2 चैप्टर है, एक 9 का है एक 10 का है। इसमें जो मैंने 13 बोला, ये एक यूनिट में आते हैं, तो इसमें 11 और 12 और फिर जाकर के 13, 3 चैप्टर इसमें मिले हुए हैं। तो तीनों में क्या इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए, तो 13 अध्याय इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए, और दोनों में आपका 9 अध्याय इंपॉर्टेंट है 6 नंबर के लिए। क्योंकि एग्जाम में साइन कॉस का आना निश्चित है। एग्जाम में अंतःवृत्त बनाइए, परिवृत्त बनाइए, संपूर्ण त्रिभुज की रचना कीजिए, ये भी निश्चित है। तो ये दोनों आपके निश्चित हैं। आप पिछले 10 सालों का क्वेश्चन पेपर उठा करके देख लीजिए, ये सत्र चेंज होने से पहले और चेंज होने के बाद भी साइन कॉस आता है कि नहीं, अंतःवृत्त परिवृत्त आता है कि नहीं। तो ये एग्जाम में शुरू से पूछे जा रहे हैं और आते हैं। इस साल ऐसा कुछ चमत्कार नहीं होगा कि चीज़ें बदल दिया जाएगा, 8 चैप्टर का प्रश्न 6 नंबर में देगा, ऐसा नहीं होता। ये बोर्ड एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम की एक सीमा है कि इस चैप्टर से अगर 6 नंबर का आना है तो उसी से आएगा, उससे बाहर दे ही नहीं सकता। इस सीमा को आप पहचानिए, और इसको पहचान कर अगर आप तैयारी करेंगे तो बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे और बहुत अच्छा रिजल्ट लाएंगे। अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, अभी ध्यान दीजिए। तो आपको इन दोनों चैप्टर का तैयारी करना है। अब क्या क्या करना है देखिए, बता रहा हूँ आपको। लगभग प्रश्नावली 1 के उदाहरण और क्रियात्मक प्रश्न, प्रश्नावली 2 के उदाहरण और क्रियात्मक प्रश्न। अगर आप इसमें 3 प्रश्नावली में से प्रश्नावली 1 और 2 को अच्छे से समझ लेते हैं, बना लेते हैं, ठीक है, तो समझ लीजिए आपका 6 नंबर कहीं नहीं गया। अब इसको आप, अगर आप बहुत ही कम समय में तैयारी करना चाहते हैं, तो हमारे चैनल में मैं इसके शॉर्ट वीडियो अपलोड करता हूं, जिसमें प्रश्नावली 1 2 3 के जितने भी क्वेश्चन है मैंने सबको बना के अपलोड कर दिया है। एक वीडियो देखिए, एक क्वेश्चन का तैयारी खत्म 30 से 40 सेकंड के अंदर। और आप चाहते हैं डिटेल में पढ़ना, तो उसके लिए भी मैंने वीडियो अपलोड कर दी है, जिसमें आप साइन कॉस को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, जिसमें फॉर्मूला भी आपको रटना नहीं पड़ेगा। बहुत अच्छे से मैंने समझाया, तो उसको आप देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ तो क्लियर हो गया कि 6 नंबर पाना है, मतलब 2 प्रश्नावली पढ़ लेना है, पहला और दूसरा, और उसको उदाहरण भी। इसमें क्या करना है, इसमें आपको ये चीज़ सीखना है कि अंतःवृत्त कैसे बनेगा, परिवृत्त कैसे बनेगा, समकोण त्रिभुज में भी अंतः और परिवृत्त कैसे बनेंगे। बस इनका अभ्यास कर लीजिए, हो गया आपका 6 नंबर का तैयारी। यही आता है एग्जाम में, से बाहर कुछ नहीं आता। ये 2 टॉपिक आपको समझ में आया, 6 दूनी 12 नंबर पा जाएंगे। और अगर आपको जानना है कि ये बनाना कैसे है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। और कब वो पता चलेगा, अगर आपको टाइम पर पाना है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ठीक। ऐसे ही 5 नंबर का तैयारी करना है, समझ लो। अब आपके लिए सेकंड बड़ा नंबर क्या है, 5 नंबर का। तो 5 नंबर का किससे आता है, तो 5 नंबर के जो क्वेश्चन होते हैं वो आते हैं आपके 8 अध्याय से, जो कि बैंक कराधान है, ठीक है। और दूसरा जो आता है वो मेरे ख्याल से आपका 16 अध्याय, ना 15 अध्याय है, ठीक, 15 अध्याय है, इससे आता है। 15 अध्याय में क्या है, तो 15 अध्याय में बैलेंस अंक वगैरह दिया है ना, इससे आएंगे आपके। एक बार ब्लूप्रिंट और अच्छे से देखना पड़ेगा, लेकिन मैं आपको एक चीज़ें समझा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। ये कंफर्म है कि 8 अध्याय से आएगा। अब 8 अध्याय में क्या आएगा, तो 8 अध्याय में आपका आएगा आवर्ती जमा पर ब्याज, सावधि जमा पर ब्याज। इन 2 क्वेश्चनों का बहुत अच्छे से अभ्यास कीजिए, इससे बाहर कुछ नहीं होता। और आएगा भी तो अथवा में आएगा, लेकिन ये आना जरूरी है। क्या, सावधि जमा, आवर्ती जमा बहुत ही सिंपल है, और मैंने बहुत अच्छे से आपको समझा दिया और उसको वीडियो अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको देख लीजिए, आपका 5 नंबर का तैयारी वो फिक्स हो जाएगा। इसके बाद जो आपको पढ़ना है, बैलेंस अंक वगैरह पढ़ना है। इसमें भी जब मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो बताऊंगा कि कौन से क्वेश्चन 3 नंबर के लिए हैं, कौन से क्वेश्चन 5 नंबर के लिए हैं, इसलिए उस वीडियो को देखना आपको जरूरी है। अब ऐसे तैयारी करने से क्या फायदा होगा ये बता रहा हूँ। देखिए, अगर बच्चों को यही नहीं पता कि किस चैप्टर से कितने नंबर के प्रश्न आएंगे, तो चैप्टर फर्स्ट को खोलेंगे और शुरू से जितने भी प्रश्न हैं सबको बनाते जाएंगे या सबको याद करते जाएंगे, ऑब्जेक्टिव, खालिस्तान वगैरह सबको पढ़ते जाते हैं। इसमें गलती क्या होती है, देखिए सुनिए। ब्लूप्रिंट में स्पष्ट पता चल जाता है कि किस चैप्टर से वस्तुनिष्ठ आना है, किससे नहीं आना है। मान लीजिए कि आपका चैप्टर नंबर ये जो 8 है, ठीक है, चैप्टर नंबर 8 है, मान लीजिए, वैसे 1 नंबर का इसमें आता है, मान लीजिए इसमें से 1 नंबर का नहीं आना। इसमें सिर्फ ऐसा लिखा है कि 8 नंबर का जो प्रश्न है टोटल आना है, 8 अध्याय में से टोटल 8 नंबर का आना है, एक 5 नंबर का और एक 3 नंबर का है, ऐसा अगर बोल दिया है, ठीक है। अभी मैंने समझाने के लिए बता रहा है, इसको रट नहीं लेना है,
समझना है कि मान लो ब्लूप्रिंट ऐसे बताता है कि 5 नंबर पर 3 नंबर का, लेकिन यहाँ 1 नंबर नहीं लिखा है, ना ही 2 नंबर लिखा है। इसका मतलब क्या, ना तो यहाँ वस्तुनिष्ठ पढ़ना, ना तो यहाँ छोटे प्रश्न पढ़ना, जो कि थोड़ी मोड़ी परिभाषाएं होती है, छोटे क्वेश्चन होते हैं। अब जिस बच्चे को नहीं पता, इसकी नॉलेज नहीं है, वो क्या करेगा, सबको पढ़ते रहेगा। इससे क्या होगा, आपका लॉस हो जाएगा। एग्जाम में उन इंपॉर्टेंट चीज़ों को पढ़ना है जो एग्जाम में आते हैं, उनको नहीं पढ़ना है जिसकी संभावना ही नहीं आने की और जो आएगा ही नहीं। इससे क्या होगा, कम समय में आप अच्छी चीज़ों को तैयारी करने के बजाय बेकार चीज़ों को पढ़ के चले जाएंगे और एग्जाम में बैठेंगे और देखेंगे कि मैं जो पढ़ा था वो आया ही नहीं, एग्जाम ने बेकार प्रश्न पूछ दिया, हमने जो पढ़ा तो कभी पूछता ही नहीं है, फिर ये आप बात बोलेंगे कि बेकार प्रश्न आया था। ठीक है, तो आप ऐसा ना कहें, आपके साथ ऐसा ना हो, इसलिए मैं चीज़ों को समझा रहा हूँ। तो फटाक से आपको क्या करना है, ब्लूप्रिंट को देखना है, सभी चैप्टर की यूनिट को देखना है, और ये भी देखना है कि किसी यूनिट से 1 नंबर का आना है कि नहीं। जहाँ 1 नंबर का आना है वहीं आपको खाली स्थान पढ़ना है, वहीं आपको सही टिक लगाओ, चारों में से एक चुनो, सही जोड़ी मिलाओ, ये सब चीज़ों को पढ़ना है जहाँ 1 नंबर का आना है। जहाँ 2 नंबर का लिखा है वहाँ छोटे छोटे प्रश्न पढ़ना है, जिसका आंसर आप 2 लाइन में देते हैं, कुछ परिभाषा, ठीक है, कोई छोटे छोटे प्रश्न, ये आपको 2 नंबर की तैयारी करना है। अब मान लीजिए किसी चैप्टर में ये दोनों नहीं है, ना तो 2 नंबर का ना तो 1 नंबर का, मतलब उस चैप्टर का वस्तुनिष्ठ वगैरह पढ़ना ही नहीं है, छोड़ दीजिए उसको। ये होता है तैयारी करना। अब जो बच्चे पूरा गाइड रखे होंगे ना, उनको ये सब नहीं पता होगा, ये उसमें नहीं देता। अब वो क्या करेंगे, सबको पढ़ते रहेंगे, इसलिए आप बहुत मेहनत करते होंगे लेकिन एग्जाम में टॉप नहीं कर पाते होंगे, इसीलिए है। तो ये रीज़न को ध्यान दीजिए, इसको समझिए। अब जब आपने समझा कि 5 नंबर या 6 नंबर के बस प्रश्न आना है किसी यूनिट से, मतलब सिर्फ 5 और 6 नंबर का एक प्रश्न आएगा, ऐसा अगर आपने समझा। अब आप चाहे 10वीं के बच्चे हो चाहे 12वीं के, 12वीं वाले भी समझना, आपके लिए बता रहा हूँ। आपका जो बिजनेस है उसका ब्लूप्रिंट उठा करके देखिए, व्यवसाय बिजनेस का, उसमें से दूसरा जो चैप्टर है वो सिर्फ 4 नंबर का प्रश्न पूछता है। कितने नंबर का, सिर्फ 4 नंबर का। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, जो आप छोटी छोटी परिभाषा पढ़ते हो, नियोजन क्या है, प्रबंध क्या है, लेखक का नाम क्या है, ये सब आपको यहाँ नहीं पढ़ना, याद नहीं करना। जानकारी के लिए पढ़ सकते हो, पर एग्जाम में कम समय में अगर याद करना है तो उनमें अपना समय मत गंवाना। आपको 2 चैप्टर में ऐसे ऐसे प्रश्नों को पढ़ना है जिसमें 4 से ज्यादा पॉइंट है, जिसमें 4 से ज्यादा पॉइंट है, या जिसका आंसर इतना बड़ा है कि 4 नंबर मिल सके। जिनका आंसर काफी छोटा है, लघु उत्तरी में आते हैं, अति लघु उत्तरी में आते हैं, उनको मत पढ़िए। आपको दीर्घ उत्तरी के प्रश्न पढ़ना है, या ऐसे चीजों को पढ़ना है अंतर जिसमें 4 अंतर दिया हो, ऐसे विशेषताएं जिसमें 4 से ज्यादा पॉइंट दिया हो। आपको सिर्फ 4 पॉइंट याद करना है, ना तो उससे कम ना तो उससे ज्यादा, सिर्फ 4 पॉइंट वाले। अब क्या करना है, ऐसे तो आपको नहीं पता था, आप पूरा पढ़ते, तो जैसे आपको पता चला सिर्फ 4 नंबर का आना है, जा करके ढूंढो उस चैप्टर में कि 4 पॉइंट वाले कितने प्रश्न हैं, ऐसे कितने प्रश्न जिसमें 4 नंबर मिल सकते हैं। तो आपको मिलेगा कोई 10 या 8 प्रश्न। उसके बाद देखो 2-3 साल का क्वेश्चन पेपर कि इस चैप्टर से 4 नंबर का अगर आना है तो कौन से क्वेश्चनों को ज्यादा पूछा गया है, उन क्वेश्चन को पहले पढ़ लीजिए। तो आपको इस 8 या 10 प्रश्न में से कोई 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मिलेंगे, इनको पढ़ लीजिए। बाकी के जो 3 से 4 बचे उनको उसके बाद पढ़ लीजिए। या तो इन्हीं में से कोई एक क्वेश्चन आ जाएगा जो 2-3 साल में आया है, या तो कुछ नया क्वेश्चन आएगा, और आपने पढ़ लिया तो आपसे कुछ भी नहीं छूटेगा। तैयारी ऐसे करना है। सेम काम 10वीं के बच्चों को भी करना है। आप चाहे सामाजिक विज्ञान पढ़ें, चाहे विज्ञान पढ़ें, चाहे जो भी सब्जेक्ट की तैयारी करें, आपको देखना है ब्लूप्रिंट और उसके हिसाब से तैयारी करना है। अगर किसी चैप्टर में बोला है वस्तुनिष्ठ आना है तो पढ़ना है, नहीं बोला है तो नहीं पढ़ना है। इज दैट क्लियर? किसी में बोला है कि 2 नंबर का आएगा तब आप पढ़ो छोटे प्रश्नों को, अन्यथा मत पढ़ो, अपना समय मत गवाओ। तो तैयारी ऐसे करना है। अब ये समझ गए तो उसके बाद क्या करना है, चैप्टरों का लिस्ट बना लेना है आपको कि हाँ ये 6 नंबर के चैप्टर, इनसे 6 नंबर का आना है, मतलब बड़े प्रश्न इनके पढ़ना जरूरी है। बाकी का भले ना पढ़े पर इनके 6 नंबर के प्रश्न पढ़ना जरूरी है। तो सबसे पहले आप 6 नंबर का तैयारी करें। जैसे आपकी 6 नंबर का तैयारी हो तो फिर आप 5 नंबर का तैयारी करें, फिर आप 4 नंबर का तैयारी करें, फिर आप 3 नंबर का करें, फिर 2 नंबर का, फिर जाकर के 1 नंबर के वस्तुनिष्ठ का तैयारी करें। ऐसा तैयारी अगर आप करना शुरू करेंगे, ऐसा आप तैयारी करेंगे तो आज अगर आप एक दिन में 1 विषय का तैयारी नहीं कर पाते तो ऐसा करने पर आप एक दिन में 3 विषय का तैयारी कर सकते हैं, और बहुत ही कम समय में आपके 3 सब्जेक्ट की तैयारी हो सकते हैं। और आपको ऐसे नंबर्स बना करके चलना है कि कुल 75 नंबर का अगर आपका एग्जाम है तो पहले आपको 6 नंबर का तैयारी करना है, ताकि वो दोनों क्वेश्चन ना छूटे। क्योंकि 1 नंबर के 4 प्रश्न भी छूट जाए तो सिर्फ 4 नंबर छूटते हैं, लेकिन 6 नंबर के 2 प्रश्न छूटे मतलब 12 नंबर छूटे। अब वो आपको नहीं छोड़ना है। तो सबसे पहले आपको 6 नंबर का तैयारी करना है, मतलब 2 प्रश्न बनाना ही है, 6 दूनी 12। इसके बाद कितने नंबर बचे, इसके बाद पता चला 63 नंबर और पाना है। 12 नंबर तो पा जाऊंगा लेकिन अब और भी पाना है। तो फिर 5 नंबर के 2 प्रश्न और पढ़ना है, 10 नंबर और पाना है। इसका मतलब अब 53 बचा। तो फिर 4 नंबर का भी प्रश्न पढ़ना है। मान लो 4 नंबर का 4 ठो आता है, मतलब 4 चौक 16 नंबर पाना है। इस तरह से तैयारी करो। 5 नंबर का पहले, फिर 4 नंबर का, फिर 3 नंबर का, फिर 2 नंबर का, फिर 6 नंबर का, ऐसे तैयारी करो। तो ऐसे बड़े बड़े प्रश्नों को पहले तैयारी करो। अब ऐसा करने से आप क्वेश्चन छांट भी लोगे और फिर उन्हीं को पढ़ोगे। अब ऐसे में क्या होगा, आप उन्हीं चीज़ों को पढ़ोगे जो एग्जाम में आना है। आप वेस्ट चीज़ों को नहीं पढ़ोगे तो आपको समय बर्बाद नहीं होगा। कई बार बच्चे क्या करते हैं, 8 से 10 घंटा निकाल लेते हैं, पर उस 8 से 10 घंटे में इतने
फालतू चीज़ों को पढ़ लेते हैं जो एग्जाम से रिलेटेड नहीं है। अब ऐसे में होता क्या है, घर वाले भी देखते हैं कि बच्चा तो बहुत पढ़ता है, मैं भी बहुत पढ़ता हूँ, पर मैं सफल नहीं हो पाता, मतलब मेरी किस्मत खराब है, बोर्ड एग्जाम ने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, सर को दोष देते हो उसको दोष देते हो। बच्चे आपको सीखना है कि तैयारी कैसे करना है। अब ये जो मैं बात बता रहा हूँ कहीं पुस्तक कॉपी से लिख करके नहीं बता रहा हूँ, इस चीज़ों को मैंने अपने जीवन में प्रयोग किया है। 10वीं में मैं मेरिट में आना चाहता था पर मैं नहीं आया, क्योंकि उस समय मुझे नहीं पता था कि तैयारी कैसे करना है। पढ़ाई के प्रति मैं शुरू से सजग हूँ, लेकिन नहीं पता रहता। मैं जब बोर्ड में पहली बार आया तो मुझे भी आइडिया नहीं था कि कैसे पढ़ना है। टीचरों से मैंने पूछा जिससे हम प्रभावित थे, तो उन्होंने कहा कि आप अनसॉल्व को सॉल्व कर लीजिए, 5 सालों के क्वेश्चन पेपर को, आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। हमने बिल्कुल वैसे ही किया और रिजल्ट रहा बहुत ही ख़राब। हम 3rd या 2nd गए, हम फर्स्ट डिवीज़न से ही पास हुए हैं, पर हम उस ऊंचाइयों को नहीं पा सके जो हम पाना चाहते थे। तो 10वीं की तैयारी मैंने किसी से सुन करके किया था, मतलब टीचरों से पूछ करके, ठीक है। तो उसके बाद जब मैं नहीं आ पाया, मैंने अपने स्कूल में टॉप किया था, मैंने 10वीं में टॉप किया था मेरे स्कूल में। मैं फर्स्ट नहीं आ पाया, मतलब मैं फर्स्ट डिवीज़न में पास हुआ था और मैं अपने स्कूल में भी टॉप किया था, लेकिन मैं जो चाहता था कि मुझे बहुत ज़्यादा नंबर से होना है, मैं नहीं मैं उस तरह के नंबर नहीं पा पाया था। 12वीं में जब मैं आया तो मैंने सोच लिया कि अब तैयारी खुद से करना है, पहले तो रिसर्च करना है कि टॉप करना कैसे है। और मैं 10वीं में तैयारी करके जान गया था कि सब विषय को पढ़ करके तो टॉप नहीं करना है। मेरी भूलने की शक्ति इतनी ज़्यादा है, मैं बहुत तेज़ी से चीज़ों को भूलता हूँ। तो मैंने सोच लिया था कि मैं तो सब चीज़ों को याद नहीं कर सकता। अगर मुझे कोई बोले कि पूरा बुक को रट डालो तो मैं वो नहीं कर सकता। मैं उन सटीक चीज़ों को पढ़ूंगा जो एग्जाम में आते हैं और सिर्फ उन्हीं को पढ़ करके मैं टॉप करूंगा। मतलब मैं 10वीं में टॉप किया था, मैं फिर से टॉप करूंगा, मैं मेरिट में भी आऊँगा, लेकिन मैं उन चीज़ों को पढ़ करके आऊँगा जो चीज़ें महत्वपूर्ण है। मैं सबको नहीं पढ़ूंगा, ये मैंने सोच लिया था। अब मैंने ये सोच लिया तो मुझे वो करना था अपने उस समय में जब मैं 12वीं में था। तो मैंने रिसर्च किया। क्या रिसर्च किया? मैंने देखा कि जो मेरिट में आते हैं उन बच्चों का परीक्षा बोर्ड में इंट्रोडक्शन दिया रहता है, उनसे बातचीत को दिया रहता है। वो लोग बताते हैं हम 8 घंटे का समय बनाए, हम 6 घंटे का समय बनाए, हम 2 घंटे तक पढ़ते हैं, हम इतने घंटे तक पढ़ते हैं, ठीक है। मैं बोला ठीक। मैंने बहुत लोगों का पढ़ा, मैंने देखा और क्या बात है। फिर कुछ लोगों ने बताया कि परीक्षा बोर्ड बहुत अच्छा होता है, इससे तैयारी बहुत अच्छी हो जाती है, आंसर बहुत अच्छे दिए रहते हैं। फिर मेरी नज़र गई ब्लू प्रिंट पर। मैंने देखा ये जो डब्बा जैसा बना हुआ है वहाँ, ये ब्लू प्रिंट ये है क्या? 6 नंबर, 4 नंबर, 2 नंबर लिखा है, ये है क्या? एक दिन मैं बैठा, मैंने देखा कि यहाँ पर एक चैप्टर का नाम लिखा है, चैप्टर जो भी हो, मैं 12वीं में था, ठीक है, एक चैप्टर था, यहाँ लिखा था उसी में से 6 नंबर 1, ऊपर में 6 नंबर, यहाँ पर 1। मैंने सोचा शायद ये कहना चाहता है कि इस चैप्टर से 6 नंबर के प्रश्न आएंगे। मैंने बोला अच्छा। अब परीक्षा में पीछे में जा करके क्वेश्चन पेपर देखा, 5 साल का क्वेश्चन पेपर दिया रहता है, अभी के मैं नहीं देता पर पहले के मैं दिया रहता था। तो मैंने फिर देखा, अब मैं 2017 में एग्ज़ाम दिलाने वाला था, तो मैंने 16 का देखा, मैंने 15 का देखा, मैंने 14 का देखा, मैंने 12 का देखा, 13 का देखा, मैंने लगभग 5 साल के क्वेश्चन पेपर देखे। तो पहले साल का मुझे मिल गया, इसी चैप्टर से 6 नंबर के पूछे थे। मैं सोचा चले तुक्का हो गया होगा, ऐसा थोड़ी होगा कि हर साल इसी में से आएगा। मैंने पिछले साल का देखा, इसी साल मतलब इसी चैप्टर से आया था। फिर मैंने देखा, फिर मैंने देखा, फिर मैंने देखा, 5 साल का देख लिया, मुझे तब भी भरोसा नहीं हो रहा था। मैं बोला नहीं, ये चीटिंग हो सकता है। तो मैंने क्या किया, 2-3 साल पहले का जो और परीक्षा बोर्ड था, जिसमें और 2-3 साल पहले का दिया था पुराने परीक्षा बोर्ड, मैंने उसको भी लिया, उसमें भी मैंने चेक किया, उसमें भी मुझे मिला कि इसी चैप्टर से 6 नंबर के प्रश्न आते हैं और शुरू से आ रहे हैं और इस साल भी आना है, निश्चित है। तब मैंने दूसरा मतलब चेक किया कि 6 नंबर और किसमें से आना है, तो फिर दूसरा चैप्टर मिला, उसमें से भी 6 नंबर का आना था। मैंने उसके भी क्वेश्चन सर्च किए, मुझे मिला कि 8-10 साल हो गया वही चैप्टर से 6 नंबर का आता है। अब मैं सोचा कि किसी दूसरे चैप्टर भी से तो आ सकता है, तो मैं सबको चेक किया, उन 2 चैप्टर को छोड़ करके किसी अन्य चैप्टर से आज तक नहीं आया। तब मुझे पता चला अच्छा ये होता है ब्लू प्रिंट। इससे पहले मैं तैयारी कैसे करता था? इससे पहले हम तैयारी ऐसे करते थे कि चैप्टर 1 से प्रश्न बहुत आ जाता है। तिमाही 6 में हमारे टीचर क्या करते हैं, शुरू के 2-3 चैप्टर का क्वेश्चन बहुत उठा के दे देते हैं, हम इसी को पढ़ते रहते हैं। हम चाहे तिमाही की तैयारी करें, चाहे 6माही का करें, चाहे बोर्ड का करें, शुरू के चैप्टर को पहले से शुरू से पूरा पढ़ने का कोशिश करते हैं। इस चक्कर में क्या हमारा समय और तैयारी बहुत खराब हो जाता है। समय तो खराब होता ही है, पर उस पर्टिकुलर टाइम में जब आपको इंपॉर्टेंट पढ़ना है, आप खराब चीज़ों को पढ़ लेते हो, इसी के कारण आप अच्छे रिजल्ट नहीं ला पाते। तब मैंने ध्यान दिया कि ये जैसा जैसा बता रहा है कि 6 नंबर का पढ़ना है, फिर इससे 6 नंबर का पढ़ना है, फिर इससे 5 नंबर का पढ़ना है, तो मैंने पहले सबका क्वेश्चन छांटा। जब मुझे सबके परफेक्ट नियम पता चल गए कि जिस चैप्टर से 5 नंबर का बोला है और उसी चैप्टर से 5 नंबर का आया, उससे बाहर का नहीं आया है। जिस चैप्टर से 6 नंबर का बोला है, एग्जाम में सिर्फ उसी चैप्टर से 6 नंबर का पूछता है, अदर नहीं पूछता। तब मैंने निश्चय कर लिया कि मैं अब ऐसे ही तैयारी करूंगा। मैं 6 पॉइंट अगर किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर याद करूंगा तो वो उसी चैप्टर के रहेंगे जिस चैप्टर से 6 नंबर का बोर्ड में पूछा गया है। तो मैंने सिर्फ अगर 6 पॉइंट का किसी का क्वेश्चन आंसर याद किया तो सिर्फ उसी चैप्टर का याद किया जिसको बोर्ड एग्जाम पूछता था।
तो मैंने अपने 12वीं की तैयारी इस तरह से की। जिस चैप्टर से 5 नंबर का पूछा जाता था मैंने सिर्फ उसी चैप्टर के 5 पॉइंट के आंसर पढ़े, किसी चैप्टर उसके अलावा किसी का 5 पॉइंट नहीं पढ़ा, मैंने सिर्फ उसी चैप्टर को छोड़ करके। ऐसे मैंने तैयारी किया। अब जब मैं तैयारी करते रहा तो मैंने सबका छांटा, सब में 6 नंबर के आने थे। तो पहले मैं 6 नंबर की तैयारी करता था, तो इसमें मेरे सभी विषय की तैयारी हो जाते थे। मतलब मैं मान लो 2 दिन का टाइम बनाया कि 6 नंबर का पूरा खत्म करना है, तो एक विषय का तो होता था, उसके साथ साथ मैं सबका कर लेता था। 3 दिन में मैं सब विषय का 6 नंबर का पूरा तैयारी कर लेता था, 5 नंबर का भी कर लेता था। मतलब जो मैं पूरा 8 महीने में तैयारी नहीं कर पा रहा था पूरे बोर्ड एग्जाम के लिए, वो मैं सिर्फ 1 महीने के अंदर सब विषय का कर लेता था। और मैं बहुत निश्चिंत होकर के तैयारी करके आराम से बैठा था। मैं तैयारी ऐसे करता था। मुझे भी नेगेटिविटी आई कि मान लो मैं छांट तो लिया हूँ 6 नंबर का, लेकिन इस साल किसी और चैप्टर से पूछ लिया तो ठीक है। मैंने अपने कुछ फ्रेंड को भी बताया। मेरी एक फ्रेंड है लता, उसको भी मैंने इकोनॉमिक्स के कुछ प्रश्न बताए, आईएमपी प्रश्न, पर उसने कहा अब बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो मैं बोला नहीं आया तो मैं भी नहीं बनाऊंगा, मेरे से भी छूट जाएगा। तो उसने कहा कि नहीं तुम होशियार हो भैया, तुम बना लोगे, हमारा तो वाट लग जाएगा। तो मैंने बोला डरना स्वाभाविक है, क्योंकि तुमने कोई रिसर्च नहीं किया है, तुमने उसके पीछे का कोई राज ही नहीं जाना है, पर मैं पूरा छानबीन करके बैठा हूँ। तो मैंने घर आकर के अपने आप से कहा अगर बोर्ड एग्जाम में नहीं आया तो मैं स्वेच्छा के साथ फेल हो जाऊंगा। मैं किसी को दोष नहीं दूंगा, किसी को ब्लेम नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अपनी तैयारी अपने हिसाब से कर रहा हूँ। तो पास या फेल सब मेरे ऊपर निर्भर है। अगर मैं फेल होता हूँ तो शर्माने की भी कोई बात नहीं है, फक्र से मैं कहूँगा कि हाँ मैं फेल हो गया, क्योंकि मैं अपने हिसाब से तैयारी कर रहा था। अब जब दुनिया जैसे तैयारी करती है, अगर मैं फेल होता हूँ तो मैं फिर वैसे ही तैयारी करूँगा, ये मैंने सोच लिया था। और मैंने अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ तैयारी की अपने छांटे हुए प्रश्नों का, मैंने उससे बाहर बिल्कुल नहीं पढ़ा और मैंने उस तरह से तैयारी किया। दिक्कत कहाँ हुई? दिक्कत वहाँ हुई क्योंकि जब मैं 6 नंबर का प्रश्न छांटता था तो ज़्यादातर चैप्टर में आप जा करके देखिए, अति लघु उत्तरी लघु उत्तरी के प्रश्न जितने ज़्यादा होंगे उससे कई गुना कम होते हैं दीर्घ उत्तरी के प्रश्न। दीर्घ उत्तरी के प्रश्न होते हैं जो आपको सिर्फ 6 मिलेंगे, किसी चैप्टर में 5 मिलेंगे, किसी में 8 मिलेंगे। 10 बहुत, मैंने बोल दिया 10 से ज़्यादा प्रश्न नहीं होते। उसमें से भी 2 प्रश्न पिछले साल पूछ चुके होते हैं, उनको बिल्कुल मत पढ़ो। पिछले साल का बड़े क्वेश्चन को रिपीट नहीं करता, 6 नंबर में पिछले साल के क्वेश्चन को नहीं देता, 2-3 नंबर रिपीट होते हैं। तो 2 क्वेश्चन को और छोड़ दो। मान लो किसी चैप्टर में 8 ठो है 6 नंबर के लिए प्रश्न, तो 2 ठो घटा दो, मतलब सिर्फ 6 प्रश्न पढ़ना है। तो मैं तुरंत तैयारी कर लेता था। लेकिन जब मैं 3 नंबर 2 नंबर के में जाता था तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ने पड़ता था, बहुत सारी चीज़ें। क्योंकि देखिए अगर आपको 3 नंबर पाना है तो 6 नंबर दीर्घ उत्तरी के भी प्रश्न पढ़ना है, पूरा नहीं पढ़ना है, पर 3 पॉइंट आपको पढ़ के रखना है। क्योंकि जो दीर्घ उत्तरी में है उनका 3 पॉइंट पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए बाजार की विशेषता, 10 ठो विशेषता है। अब आप सोचे कि ये तो बड़ा प्रश्न है तो सिर्फ 6 नंबर में आएगा। अगर उस चैप्टर से 3 नंबर का आना है तो वो 3 नंबर में उसको भी पूछ सकता है कि बाजार की 3 विशेषता बताओ। तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं? पढ़ना पड़ेगा। तो जिसमें ज़्यादा पढ़ना पड़ता था मैंने उसको बहुत कम पढ़ा, मैंने उसको इंपॉर्टेंट छांट करके पढ़ा, ठीक है। इसलिए क्या हुआ, 3 और 2 नंबर के कुछ कुछ प्रश्न मेरे से छूट गए, मतलब 2 से 3-4 प्रश्न छूटा, ज़्यादा नहीं छूटा। इस तरह से तैयारी करने के बाद जब मैं बोर्ड एग्जाम में गया, जब मैंने सबसे पहला हिंदी क्वेश्चन अपने हाथ में रखा, तो बता मैं उस खुशी को बयान नहीं कर सकता। जब मेरे हाथ में क्वेश्चन पेपर आया तो सबसे पहले मैंने 2 मिनट क्वेश्चन पढ़ा। जब पहले प्रश्न मैंने पढ़ा तो मैंने जैसा छांटा था, निबंध तक को आप परफेक्ट नहीं बता सकते एग्जाम में क्या निबंध आएगा, लेकिन मैंने एक निश्चय कर दिया था कि छात्र जीवन में अनुशासन आना है, मतलब आना है। मैंने ऐसी रिसर्च किया था कि मुझे पता चल गया था कि हर 1 साल बाद क्या पूछता है और उसके 1 साल बाद क्या पूछता है, तो मैंने छांट लिया था और वही निबंध आया। सबसे पहले मैंने बड़े प्रश्नों को देखा, फिर मैंने 5 नंबर में पूछा, मैंने फिर छायावाद रहस्यवाद को देखा। हर वो चैप्टर के प्रश्न जो मैंने बता दिया था कि यही एग्जाम में आना है, बिल्कुल वही आए, एक भी चीज नहीं छूटा। अब बता रहा हूँ 2-3 नंबर में बहुत कुछ आना है, उनमें 2-3 नंबर में ध्यान नहीं देता था, बहुत कम ध्यान दिया हूँ। इसलिए बड़े प्रश्न मुझसे कुछ भी नहीं छूटे, उन्हीं में बस मिस्टेक हुआ। तो इस तरह से मैंने सब विषय का एग्जाम दिलाया, सब में मुझे बस 2-3 1-2 नंबर में डिफिकल्टी हुआ। अगर मैंने और मेहनत की होती तो वो डिफिकल्टी नहीं होता। इस तरह से मेरे हिंदी हो, चाहे अपना अकाउंट हो, चाहे इकोनॉमिक्स हो, इन सभी विषय में मुझे 88 से अधिक नंबर मिले। मतलब 100 में सिर्फ 12 नंबर घटा मेरा, किसी में 12, किसी में 10। तो इस तरह से मुझे नंबर मिला और मैंने अपने स्कूल में 88.20% अंक ला करके अपने स्कूल में टॉप किया, जिसका रिकॉर्ड पिछले 2 सालों से नहीं टूटा था मेरे स्कूल में। तो मैं इतना अच्छा नंबर ला चुका हूँ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत होशियार हूँ या मेरी याद करने की क्षमता बहुत अच्छी है, मैं बहुत भुलक्कड़ हूँ। मैं अगर गाड़ी से उतरूंगा और डिग्गी को बंद भी कर दूंगा तो बस 2 कदम चलूंगा और मैं दिमाग में आता है डिग्गी को बंद किया हूँ कि नहीं, जबकि मैं बंद कर दिया हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये बात घूम जाता है, मैं सोचता हूँ कि बंद क्यों कि नहीं, तो मैं फिर वापस जाकर चेक करता हूँ। इतना भुलक्कड़ हूँ मैं। मतलब 2 सेकंड नहीं हुआ ना मुझे गाड़ी से उतरे और मैंने बंद कर किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं फिर से चेक करने जाता हूँ, इतना भुलक्कड़ हूँ मैं। तो क्या कमी है, उसके कारण अपनी तैयारी को छोड़ देना बड़ी बेवकूफ़ी है। आप अपने आसपास की समस्याओं को देख सकते हो।
कि मैं इसलिए नहीं कर पाया, या मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा, मैं इसलिए नहीं कर पाऊंगा। लेकिन आपको करना है तो आप हर समस्या को इग्नोर करके पढ़ेंगे, उनसे लड़ेंगे। मैंने जब जाना कि मैं बहुत कमजोर हूं, मैं भूलता बहुत हूं, तो मैंने ध्यान दिया। जिस क्वेश्चन को मैं एक बार पढ़ता था और याद भी हो जाता था, उसको मैं फिर से 2-3 बार पढ़ता था, क्योंकि मुझे पता है मैं भूलता हूं। आज पढ़ लिया तो कल फिर से रिवीजन करता था। तो इस तरह से मैंने तैयारी किया। तो ये जो भी मैंने आज बताया, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये किसी से सुनी सुनाई बात नहीं है। इसको मैंने खुद तैयारी किया और बोर्ड एग्जाम में नंबर भी लाया। तो बस इतना ही बताना चाहूँगा कि आपको तैयारी इन ब्लूप्रिंट के हिसाब से करना है, और इसके हिसाब से अगर आप तैयारी करते हैं तो डेफिनेटली आपका नंबर बहुत आएगा। अब इसका ये मतलब नहीं है कि आप बहुत सारे क्वेश्चनों को छोड़ देंगे। आपको पढ़ना है, पर छोड़ना किसको है? छोड़ना उनको है, जैसे कि मैंने एक चैप्टर बताया, ठीक है, जैसे कि गणित में एक 14 नंबर का चैप्टर था जो इस साल अनइम्पॉर्टेंट है बोल करके छुड़वा रहे हैं। इस चैप्टर से ना एक 4 नंबर का प्रश्न आता था, और सिर्फ 4 नंबर का आता था, ठीक है, बाकी कुछ नहीं आना है। तो जब सिर्फ 4 नंबर का आना है तो आप सिर्फ 4 पॉइंट वाली चीजों को पढ़ो ना। क्या आप इसके वस्तुनिष्ठ को पढ़ोगे जो 1 नंबर में आता है? क्या आप इसकी परिभाषा को पढ़ोगे जो 2 नंबर में आता है? क्या आप इसके बड़े प्रश्न पढ़ोगे जो 5 और 6 नंबर के लायक है? लेकिन जब ये आना ही नहीं है तो इसको पढ़ना है क्या? नहीं। तो छोड़ना इनको है, उनको नहीं छोड़ना है। आप 4 नंबर के लिए अगर आपके पास 15 क्वेश्चन है वहां, तो पूरे 15 को पढ़ो। अब उसमें से आप छोड़ते हो तो फिर ये आपकी गलती है। तो मैं छोड़ना किसको बोल रहा हूं? उनको बोल रहा हूं जो आना ही नहीं है। इस बात को बड़े ही बारीकी से और ध्यान से समझिए और अपना तैयारी करें, ठीक है। तो आई होप मैं जो छोटी सी बात समझाना चाहता था आपके पल्ले पड़ गया होगा कि 10वीं 12वीं में तैयारी कैसे करना है। दूसरा, जो बच्चे कॉलेज में हैं उनका तो ये 2-3 नंबर का कोई फंडा नहीं है। आपको तो लगभग 15 नंबर के क्वेश्चन होते हैं जो 2 तरह से डिवाइड होकर के आते हैं, ठीक है। आपको 15 नंबर पाने हैं। आप क्या कर सकते हैं? आप देखिए, आपके मैं बता रहा हूं, लगभग 5 से 6 साल का प्रश्न अगर आप उठा करके देखते हैं तो वही प्रश्न को 1 साल के अंतराल में फिर पूछ देते हैं। जैसे कि मान लीजिए 2017 में किसी क्वेश्चन को पूछा है तो 18 में भले ना पूछे पर 19 में पूछ देगा, और उसमें से कुछ क्वेश्चन जो 17 में पूछे थे उसको 18 में भी पूछ देता है। तो मान लीजिए अगर आप 2022 में एग्जाम दिलाने वाले हैं तो कम से कम आपको 20 का पढ़ के रखना है, ये तो कंफर्म है, और 21 का भी देख लेना है। 20, 21, 18, 19 इनका देख लीजिए। 5 साल का क्वेश्चन पेपर अगर आप सॉल्व कर लेते हैं तो 5 क्वेश्चन में से आपका 3 क्वेश्चन कंफर्म है। और उसके बाद भी जानना चाहते हैं कि किस चैप्टर से एकदम कंफर्म बताइए आता है कि नहीं, मतलब किस चैप्टर से आता ही है, तो उसके लिए आप 5 साल का क्वेश्चन पेपर देखिए। उसमें अगर आपको पता चल गया कि अकाउंट में मूल्यह्रास से प्रश्न हर साल आ रहा है तो सिर्फ मूल्यह्रास को अच्छे से पढ़ो। उसके साथ अगर यूनिट में बहुत सारे चैप्टर है तो सबको इग्नोर करो। आपको इस तरह से तैयारी करना है। चैप्टर बहुत होते हैं पर उनका एक यूनिट बना होता है, तो उस यूनिट के जिस चैप्टर से हर साल प्रश्न पूछ रहे हैं उसी चैप्टर को अच्छे से पढ़ो। ये होता है तैयारी करना। तो आई होप आपको ये बातें समझ में आई होंगी। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस जो मैंने शेयर किया आपको समझ में आया होगा। इससे आप तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आगे हम और देखेंगे कि आपको क्या क्या तकलीफें हो सकती हैं तैयारी करने के दौरान। आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं, अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करें जैसे कि मैंने किया। तो आज आपको क्या करना है? आज आपको टाइम टेबल बना लेना है। टाइम टेबल बनाइए कि अपने सब काम को खत्म करके, पढ़ना, सोना, खाना, घर का काम, बर्तन, पानी, सबको अलग करके परफेक्ट मेरे पास कितना समय निकलता है पढ़ने के लिए। जिस बच्चों के पास जितना कम समय निकलता है वो बच्चे उतने सीरियस और गंभीरता से पढ़ेंगे। जिन बच्चों के पास लगता है कि बहुत समय है, मैं तो आराम से पढ़ सकता हूँ, ये जो आपके अंदर एटीट्यूड है ये आपको पढ़ने नहीं देगा। क्योंकि जिसके पास जितना समय है ना वो समय को गंवा देता है। खरगोश और कछुए की कहानी से पता नहीं आपने क्या सीखा है, पर उससे मैं एक बात बता देता हूँ। खरगोश को यह अहंकार हो गया कि कछुआ तो इतना स्लो है कि मैं यहाँ 2 घंटे भी सो जाऊँ तब भी वो यहाँ नहीं पहुँचेगा, इसलिए वो सो गया। लेकिन कछुआ तब तक बहुत आगे निकल चुका था। तो जिनको लगता है ना कि बहुत समय है, आपकी तैयारी पता नहीं कैसे होगी। लेकिन जिन बच्चों को लगता है समय कम है मैं कैसे करूंगा, आप ही तैयारी कर सकते हो। अपने आप को पहचानो, क्योंकि आपको पता है कि मेरे पास सिर्फ 1 घंटा है, तो उस 1 घंटे में आप बहुत मेहनत के साथ पढ़ोगे बिना डिस्टर्ब हुए। तो जिनके पास बहुत कम समय है, मैं गारंटी देता हूं आप अगर सीरियस हैं तो आप बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। तो आप समय सारणी बनाइए और रेगुलर फॉलो कीजिए। देखिए ये जो भी मैंने बताया ये ऐसा नहीं है कि आपने एक बार पढ़ लिया फिर 1 महीने तक छोड़ दिए। ऐसे करेंगे तो ये भी आपको छोड़ देगा, मतलब आपके दिमाग से उड़ जाएगा। आपको निरंतरता का गुण लाना होगा अपने अंदर। अगर आपने बना लिया टाइम कि 5 बजे आपको पढ़ना है तो फिर संडे हो या मंडे प्रतिदिन आपको पढ़ना है। फेस्टिवल तक को नहीं देखना है कि अब दिवाली आ गया तो मैं दिवाली मनाऊं, कि होली आ गया तो मैं होली मनाऊं। नहीं, अगर आपने इन चीज़ों में अपना समय बर्बाद किया कि होली है कि बर्थडे है कि ये है कि वो है कि शादी है, नहीं चल कल पढ़ लूंगा 1 घंटे एक्स्ट्रा, ऐसा करेंगे तो नहीं हो पाएगा। एकाग्रता, निरंतरता ये आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप सफल हो पाएंगे। दूसरा चीज, अगर आपके घर में बहुत शोरगुल होता है, ठीक है, तो अगर आप सोचते हैं कि फिर उसमें कैसे तैयारी करूं, तो आपको ऐसा समय निकालना पड़ेगा जिस समय शोरगुल नहीं होता। जैसे मुझे अगर बेस्ट टाइम बोलेंगे तो मैं, अगर आपके घर में बहुत पब्लिक है तो मैं कहूंगा बेस्ट टाइम आपका नाइट है।
10 बजे के बाद आप जितना हो सके एकदम फ्री होकर के शांति से पढ़ सकते हैं, क्योंकि 10 बजे के बाद ज़्यादा से अधिक लोग सो जाते हैं। ठंड का दिन है, 10 बजे के बाद, 10 बजे से पहले बहुत लोग सो जाते हैं और पूरे मोहल्ले में एक शांति का माहौल हो जाता है, कोई प्रकार का काँव कंझट शोरगुल नहीं होता। तो नाइट आपका एक बेस्ट समय, आप जितना हो सके शांति से पढ़ना चाहते हैं तो नाइट में पढ़ सकते हैं। कई लोग सलाह देंगे सुबह से उठ करके पढ़िए, वो पढ़िए, ये करिए। सुबह से उठ करके आप पढ़ सकते हैं अगर आपके घर में शांति है और आपको याद हो जाता है तो, लेकिन नींद को पूरा किए बिना अगर आप सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो आप उठ के बैठ के कॉपी पुस्तक तो निकाल लेंगे, लेकिन हर 5 मिनट बाद आपकी आंखें बंद होगी, आपकी आंखें बंद होगा, कड़वा होगा, आपको नींद आएगा। फिर आप चाय पानी के चक्कर में पढ़ते रहोगे तो आपका समय निकलते जाएगा। तो समय निकालना है, पर वो समय किसी कारण से खराब नहीं होना चाहिए। परफेक्ट एकाग्रता और पूरी क्षमता के साथ आप पढ़ सके, ऐसा आपको समय निकालना है। वो दिन और रात कोई भी हो सकता है, आपको अपने आप को देखना है। यहाँ जो भी बताया एकदम उसको फॉलो नहीं करना है, आंख बंद करके अपने आप को देखना है कि अगर आप रात को पढ़ते हैं तो आपको रात को थोड़ी नींद आता है तो फिर आप दिन में उठ करके पढ़िए। ठीक है, तो ये मेरा एक्सपीरियंस था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी के जो भी जानकारी हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। तो टाइम टेबल बनाइए, एकाग्र होकर के पढ़िए, चीज़ों को समझिए कि कैसे छांट करके पढ़ना है और अपनी तैयारी अच्छे से करना है। और आपका जैसे तैयारी होता है, जितना से अच्छा तैयारी होता है और जो भी आपका रिजल्ट होता है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।